पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज हम रिवाइज करते हैं आपके लिए एक और टॉपिक, दैट इज कैपिटल गेन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में अच्छे खासा वेटेज रखता है ये टॉपिक। तो कैपिटल गेन हेड जो पढ़ते हैं, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। अब 45 सबसेक्शन 1 ये बोलती है कि कैपिटल गेन लगता कब है। तो यहां पे ये सेक्शन बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम transfer of capital asset shall be taxable under the head capital gain in the year in which transfer took place। तो पहली चीज तो आपको कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपकी कैपिटल असेट ट्रांसफर होती है। तो जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लगता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल गेन तब लगता है जब कैपिटल असेट होनी चाहिए। कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? तो कैपिटल असेट को इन्होंने डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। और 2 क्लॉज 14 है वो ये बोलता है कि कैपिटल असेट मींस, पहला पॉइंट बोलता है कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by assessee, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, सब असेट कैपिटल असेट है। तो यहां पे पॉइंट नंबर ए में इन्होंने बोल दिया कि जितनी भी आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी रहेगी वो ऑल प्रॉपर्टीज आर कैपिटल असेट। भले वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, भले वो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैपिटल असेट है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो भी एफआईआईज रहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो इंडिया में अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं तो दैट सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं वो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन एक चीज समझना, 4 असेट ऐसी है जो कैपिटल असेट नहीं है। सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भले वो रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है या फिनिश गुड्स है, वो कैपिटल असेट नहीं है। और बड़ा ही लॉजिकल है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो इनकम ऑलरेडी बिजनेस हेड में, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाती है, तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दिया कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा, जो भी तुम्हारी मूवेबल पर्सनल असेट होती है वो भी कैपिटल असेट नहीं है। तो मूवेबल होनी चाहिए और पर्सनल असेट होनी चाहिए। पर्सनल असेट मींस ऐसी असेट जो आप अपने लिए या अपने आपके फैमिली मेंबर है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल असेट। और अगर वो मूवेबल है तो वो कैपिटल असेट नहीं है, उसको आप बेच सकते हो। तो आप अपने घर का फ्रीज बेचिए, एसी बेचिए, बर्तन बेचिए, कार बेचिए, बाइक बेचिए, जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज होते हैं वो कैपिटल असेट नहीं है, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन गाइस रिमेंबर देयर आर 6 एक्सेप्शन। और वो 6 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो क्या क्या बोला मैंने? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये 6 असेट है। ये आपकी पर्सनल असेट होती है, मूवेबल है, लेकिन ये कैपिटल असेट मानी जाएगी और इसको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। सर क्वेश्चन ही आता है ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? तो ज्वेलरी मींस एनी ऑर्नामेंट्स मेड बाय द सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल, दैट इज कॉल्ड योर ज्वेलरी। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग कि जो भी डायमंड होता है वो लूज डायमंड है, स्टोन है, वो भी तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है, वो कैपिटल असेट नहीं है। बट आप बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता क्या है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया मींस ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, उसको हम बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब क्वेश्चन ही आता है रूरल एरिया होता क्या है? तो रूरल एरिया को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है अर्बन एरिया को। तो अब एक बात समझते हैं, अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? क्योंकि अगर आप अर्बन एरिया समझ में आ गया तो उसके बाहर वाला जो भी एरिया रहेगा दैट इज द रूरल एरिया। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से, मींस जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे पहले जो लास्ट जनसंख्या गणना हुई थी उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन 10,000 और मोर है तो उस एरिया को हम बोलते हैं अर्बन एरिया। तो किसी भी म्युनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, ग्राम पंचायत वगैरह लास्ट सेंसस के हिसाब से अगर उसका पॉपुलेशन है वो 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको हम अर्बन एरिया बोलेंगे। लेकिन वो पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, अप टू 1 लाख है, तो वो वाला एरिया तो अर्बन एरिया है ही है। उसके बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया रहता है वो 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन हो जाएगा। इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख तो बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। और वो पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो बाहर का 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी अर्बन एरिया हो जाएगा। तो अब एक बात समझना, अगर ये अर्बन एरिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। इसके बाहर कोई एरिया है और वहां पे एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है, उसको अगर आप बेचते हो तो वो कैपिटल असेट नहीं है, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। उसके बाद में जो गोल्ड बॉन्ड्स 1999 है या फिर तुम्हारे डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, ये कैपिटल असेट नहीं है, इनको अगर आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एज वेल एज ध्यान रखना कि इन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1050 में। तो जो भी तुम्हारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999 है या फिर तुम्हारे डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, उसके जो भी सर्टिफिकेट है उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है और ये कैपिटल असेट भी नहीं है, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, इस बार एक अमेंडमेंट
अमेंडमेंट आया दैट इज रिलेटेड टू द यूलिप, जिसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यूलिप जो है, कुछ केसेस में यूलिप जो है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी कैपिटल असेट होती है और उसको बेचने में आपको कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद चलते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन पे। कैसे ट्रांसफर में क्या क्या आता है? तो बड़ा सिंपल है, ट्रांसफर में सेल कर दो या फिर आप एक्सचेंज कर दो, तो एक्सचेंज भी ट्रांसफर में आता है, या फिर आपका रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट। आपकी कैपिटल असेट है वो क्या हो जाती है? रेलिंक्विश हो जाती है, या फिर आपका एक्सटिंग्विश हो जाता है राइट किसी कैपिटल असेट में, या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, आपकी प्रॉपर्टी है वो कंपल्सरीली एक्वायर्ड गवर्नमेंट कर लेती है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। या फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, आपकी जो कैपिटल असेट है उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो ये कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन इज आल्सो ट्रीटेड एज द ट्रांसफर, ये ट्रांसफर माना जाता है करके। अब एक और चीज समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपने किसी को पोजीशन ट्रांसफर कर दी, पोजीशन हैंडओवर कर दी, तो वो भी आपका ट्रांसफर माना जाता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप किसी को पोजीशन हैंडओवर कर देते हो, अभी तक पूरा पैसा आया नहीं है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, बट आपने किसी को चाबी दे दी, पोजीशन हैंडओवर कर दी, अग्रीमेंट बन गया, पोजीशन हैंडओवर कर दी, तो वो भी तुम्हारा ट्रांसफर माना जाता है। एक और चीज समझना कि जो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वगैरह होती है ना, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की ओनर जो है, रजिस्टर्ड ओनर है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, बट आपके पास में उसका शेयर सर्टिफिकेट रहता है। वो शेयर सर्टिफिकेट या शेयर्स है वो आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो गया। एंड लास्ट पार्ट इज द रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है उसका रिडेम्पशन है वो भी ट्रांसफर माना जाता है, और उस केस में भी कैपिटल गेन लगता है। असेट है वो दो तरह की होती है, दो टाइप की होती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। बिकॉज क्या होता है, दोनों पे टैक्स रेट अलग अलग होती है, इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को अलग करना बड़ा ही जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर कोई भी सिक्योरिटी है, एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, शेयर डिबेंचर वगैरह कोई भी हो सकते हैं, बट अदर देन यूनिट्स, यूनिट्स को छोड़ के अगर कोई भी सिक्योरिटी है अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या फिर तुम्हारा यूटीआई का यूनिट है, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, मींस यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, या जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनके केस में बेटा आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 1 ईयर का देखना है। अगर आपने 1 ईयर से ज्यादा हेल्ड किया है तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म होगा, और 1 ईयर या उससे कम हेल्ड किया है तो उस केस में शॉर्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, यूटीआई का यूनिट्स, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में आपको 1 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। इफ इट इज होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर देन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी लैंड बिल्डिंग या लैंड एंड बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, एज वेल एज द अनलिस्टेड शेयर के केस में, अनलिस्टेड शेयर का मतलब ऐसे शेयर्स जो कि इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उनके केस में 2 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे, और बाकी जितनी भी असेट है जैसे ज्वेलरी वगैरह है उसके केस में आपको 3 इयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। सो इफ असेट इज होल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करें, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन होती है 48। सेक्शन 48 ये बोलती है कि सबसे पहले आप ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज द ग्रॉस कंसिडरेशन, माइनस कर दीजिए जो भी आपके ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मींस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर है वो माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज द नेट कंसिडरेशन। उसमें से दो चीजें लेस करनी है, एक तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों लेस करोगे तो आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मान लो एक लैंड खरीदी हुई है 10 साल पहले, लेकिन आपने बिल्डिंग है वो लास्ट ईयर ही बनाई थी। लैंड खरीदी हुई है 10 साल पहले, बिल्डिंग है वो आपने लास्ट ईयर ही बनाई थी, अब आपने लैंड और बिल्डिंग एक साथ में बेच दिया, तो क्वेश्चन ये आता है कैपिटल गेन एक साथ में कैलकुलेट करेंगे, अपने को अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। राइट आंसर इज यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट बोलती है आपको अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। मींस लैंड जो है वो लॉन्ग टर्म है क्योंकि आपने 10 साल पहले खरीदी थी, बिल्डिंग है वो लास्ट ईयर ही बनाई तो बिल्डिंग शॉर्ट टर्म है, तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस पे डिवाइड करना पड़ेगा, और आप क्या करेंगे कि भैया जो लैंड के टूवर्ड्स वाला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और बिल्डिंग वाले पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लैंड पे इंडेक्सेशन होगा, बिल्डिंग पे फिर नहीं होगा। अब एक बात समझना, यहां पे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो, यहां पे सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि जब भी आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, अगर आपकी कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है, मींस 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा होल्ड की हुआ है, तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, उसकी जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर कॉस्ट को इंडेक्स कैसे करेंगे, तो इंडेक्स करना बड़ा सिंपल है। आप एक काम करिए, पहले ले लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मल्टीप्लाई करिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर,
जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स क्या था, और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर में एक्वायर किया था उस ईयर का इंडेक्स क्या था। तो देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के केस में आपको क्या करना है कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है मल्टीप्लाई कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ उस ईयर के इंडेक्स से आप डिवाइड कर दीजिए। अब एक बात समझना, यहां पे कुछ इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, ये इंडेक्स नंबर क्या है 1 2 से चालू हुए और 1 2 का एक इंडेक्स नंबर 100 लिया, उसके बाद 105 10 लाइक 105 109 113 ऐसे ऐसे ही बढ़ता गया। आपके एग्जाम के लिए जो इंडेक्स नंबर है दैट इज द 317 फॉर प्रीवियस ईयर 21 22 के लिए। क्या आपको ये इंडेक्स याद रखना है? आंसर इज नो। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 317 एंड 100 है, ये दो याद रखना है, बाकी इंडेक्स नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज समझना, आप बोलेंगे सर ये जो लाइक इंडेक्स नंबर है ये तो 1 4 2001 से स्टार्ट हुआ, बट अगर कोई असेट उससे पहले खरीदी हुई है तो क्या करेंगे? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी असेट है वो 1 4 2001 से पहले खरीदी हुई है तो उसकी कॉस्ट आप क्या लेंगे पता है? जो भी उसकी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जितने में खरीदी थी और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 विच एवर इज हायर। मींस भैया जो आपकी कॉस्ट थी, जैसे 92 में कोई असेट मैंने 2 लाख में खरीदी थी बट उसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 है, वो मान लो 10 लाख है, तो उस केस में विच एवर इज हायर इज 10 लाख, तो मैं 10 लाख लूंगा और उस पर फिर 1 2 से इंडेक्स करूंगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 1 4 2001 से पहले वाला है तो उसको आपको इग्नोर करना है। 1 4 2001 से पहले वाला जितना भी इंप्रूवमेंट है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर हो चुका होगा। तो इंप्रूवमेंट डन बिफोर 1 4 2001 शुड बी इग्नोर। अब एक और चीज समझना आप लोग कि जो भी आप एफएमवी एज ऑन 1 4 2001 देखते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना है, अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर और वो अमेंडमेंट क्या था कि ये फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 है, ये कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 4 2001 से ज्यादा नहीं हो सकती अगर एसडीवी अवेलेबल है एज ऑन 1 4 2001। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी कॉस्ट है वो 2 लाख थी, एफएमवी है वो आपकी 10 लाख है, बट एसडीवी 7 लाख है, तो आप कितना लेंगे? 7 लाख लेंगे। एफएमवी कैन नॉट बी मोर देन द एसडीवी एज ऑन 1 4 2001, तो आप 7 लाख लेंगे और 7 लाख और 2 लाख को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर इज 7 लाख, तो 7 लाख विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उस पर फिर आप इंडेक्स करेंगे। अब एक चीज समझना, एक फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 होता है, इंटरमीडिएट के लिए ज्यादा जरूरी है नहीं, बट जो दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो वो इंडियन करेंसी में करते हैं हम, लेकिन एक केस ऐसा आता है जिसमें आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में और उसके बाद आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। कब? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, अगर असेसी है वो नॉन रेजिडेंट है, असेसी जो है अगर वो नॉन रेजिडेंट है। दूसरी कंडीशन, वो असेसी इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर होल्ड करता है, इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर होल्ड करता है और वो असेट उसने फॉरेन करेंसी में खरीदी थी। तो आप एक काम करिए, पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा फॉरेन करेंसी में और उसको बाद रिकन्वर्ट करेंगे उसको इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी में जो कैपिटल गेन आएगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, यहां कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे फॉरेन करेंसी में? तो आप एक काम करिए, जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहता है वो आपको दे रखा होगा इंडियन करेंसी में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द फॉरेन करेंसी बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। मींस ट्रांसफर की डेट की जो एवरेज रेट रहती है करेंसी की उससे आपको कन्वर्ट करना है। बट आप बोलेंगे एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट मींस टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। टीटीबीआर मींस ऐसी रेट जिस पे जो बैंक है वो डॉलर या फॉरेन करेंसी को बाय करती है और टीटीएसआर वो रेट जिस पे बैंक है वो सेल करती है। तो हमेशा टीटीबीआर कम होगी, टीटीएसआर है वो ज्यादा होगी, आप उसका एवरेज लीजिए। तो ट्रांसफर की डेट का एवरेज रेट लेके आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो है इंडियन करेंसी में उसको भी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करिए बाय अप्लाइंग द एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको भी कन्वर्ट करिए फॉरेन करेंसी में बाय अप्लाइंग द एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की डेट की एवरेज रेट ले लीजिए और आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, जो फॉरेन करेंसी में आपका कैपिटल गेन आएगा तो उसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां पे एक और बेनिफिट दिया, जैसे 3 जगह तो आपकी एवरेज रेट चल रही थी, बट यहां पे एक बेनिफिट दिया कि जो कैपिटल गेन है उसको वापस से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, जो कम वाली रेट रहेगी ट्रांसफर की डेट की, दैट इज टीटीबीआर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और इंडियन करेंसी में जो भी कैपिटल गेन आएगा उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे कुछ बेनिफिट दिया है ये फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करने का, तो एक बेनिफिट लिया भी है, दैट इज इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब भले वो शेयर तुम्हारा लॉन्ग टर्म है तो उस केस में भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट है, वो इंडेक्स का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। अब एक थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 ये बोलता है कि अगर सेक्शन आपकी
112A लग जाती है। 112 क्या होता है आज ही अपन लास्ट में पढ़ेंगे। तो 112A लग जाती है तो उस केस में आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट नहीं मिलता। ये 112 अगर आपको याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि शेयर मार्केट में जब आप शेयर बेचते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख पे 10% टैक्स लगता है। तो अगर मान लो वो 112A लगती है तो आपको ना तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और ना ही वो नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन का बेनिफिट मिलेगा। मींस वो दोनों फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा। उसके बाद एक फोर्थ प्रोवाइजो होता है सेक्शन 48 का, वो ये बोलता है कि डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग बिकॉज डिबेंचर बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती नहीं है। तो डिबेंचर एंड बॉन्ड्स भले लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है। एक तो तुम्हारा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है एंड कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है, वो दो ऐसे बॉन्ड्स है जिसके केस में अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज समझना, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई होता है ना, अगर उसका रिडम्पशन होता है तो रिडम्पशन तो टैक्स फ्री है पूरा। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है, उसका रिडम्पशन होता है तो वो रिडम्पशन तो पूरा ही टैक्स फ्री हो जाता है, ड्यू टू सेक्शन 47 कैपिटल गेन लगता ही नहीं। लेकिन अगर रिडम्पशन जो है वो 8 इयर्स के बाद होता है, आप उससे पहले अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेच देते हो तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा और आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे। दूसरा, अगर इंडिविजुअल असेसी नहीं है, कोई और असेसी है, तो उस केस में भले आपका मैच्योरिटी पे रिडम्पशन हो रहा है या उससे पहले आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको कैपिटल गेन लगेगा और उसमें आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और प्रोवाइजो होता है, दैट इज द फिफ्थ प्रोवाइजो, नॉट मोर इंपोर्टेंट फॉर द इंटरमीडिएट। ये फिफ्थ प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या किया, इंडियन कंपनी का कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदा है, इंडियन कंपनी का कोई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स खरीदा और वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का अगर रिडम्पशन होता है, क्या होता है, रिडम्पशन होता है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का रिडम्पशन होता है और रिडम्पशन के टाइम पे इंडियन करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाती है, अगर इंडियन करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है और उसकी वजह से अगर कोई कैपिटल गेन आ रहा है तो उस केस में वो कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा इस प्रोवाइजो में बोला हुआ है। उसके बाद जो सिक्स्थ प्रोवाइजो है वो अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 47 के साथ में, और सेवेंथ प्रोवाइजो अभी अपन डिस्कस करते हैं। सेवेंथ प्रोवाइजो ये बोलता है कि जो भी एसटीटी होता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो यहां पे अलाउ नहीं होता कैपिटल गेन में। तो जब भी आप शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं और उस टाइम पे आप एसटीटी पे करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आपका अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसफर के टाइम पे करेंगे तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, और अगर आप एक्विजिशन के टाइम पे करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा। जैसे मान लो 10 करोड़ है, वो 10 करोड़ के आपने शेयर बेचे और उस पर आपने 2 लाख का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 करोड़ आएगा और नेट कंसिडरेशन भी 10 करोड़ ही आएगा। या फिर आपने कोई शेयर खरीदे 5 करोड़ पे और उस पे 1 लाख का एसटीटी है, सो 5 करोड़ इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेंगे उस 1 करोड़ को अपन इग्नोर करेंगे, तो एसटीटी को आपको इग्नोर करना है अंडर द टॉपिक कैपिटल गेन। अब एक और चीज समझना, सर हमको एक बात बताइए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नॉर्मली क्या होता है, जो असेट जितने में आप परचेज करते हो और परचेज करने के बाद उस पर जो भी खर्चे करते हो, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन का खर्चा, क्या बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप पे करते हो परचेज करते टाइम, वो सब आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक असेट है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने बोला आपको निल लेना पड़ेगा। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि इंटेंजिबल असेट के केस में, तो जो भी तुम्हारी इंटेंजिबल असेट रहेगी, लेकिन इंटेंजिबल असेट में कौन कौन सी आएगी, एक तो गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या प्रोफेशन इसी साल से ऐड किया है। दिस प्रोफेशन व्हाट इज अमेंडमेंट, पहले क्या होता था, गुडविल ऑफ प्रोफेशन अगर सेल्फ जनरेटेड थी तो उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, बट इस बार से लगेगा। तो देखिए, अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है या गुडविल ऑफ प्रोफेशन है या ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, या राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स, इसका मतलब होता है पेटेंट कॉपीराइट, या फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स, रूट परमिट एंड तुम्हारा रूट परमिट एंड लूमर्स, इनके केस में ये जो आपके 6-7 इंटेंजिबल असेट है, कौन कौन सी, सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, तीसरा तुम्हारा क्या है, पेटेंट कॉपीराइट, चौथा क्या है, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूमर्स एंड रूट परमिट। इनके केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, देखो बड़ा सिंपल है, आपने खुद ने जनरेट किया, सेल्फ जनरेटेड है, तो कॉस्ट आप निल लेंगे, लेकिन अगर आपने परचेज किया हुआ है तो परचेज प्राइस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, इन असेट के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एफएमवी आपकी गुडविल की एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कितनी थी, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक बात बता दूं, पहले क्या होता था, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल प्रोफेशन की थी ना, उस पर टैक्स नहीं लगता था करके, ठीक है, असेसमेंट ईयर 20-21 तक नहीं लगता था, बट इसी साल निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किया कि असेसमेंट ईयर 21-22 से अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन आप बेचेंगे जो सेल्फ जनरेटेड है तो भी उस पर टैक्स लगेगा, उसकी कॉस्ट आपको निल लेनी है। अब एक और चीज समझना, पहले आपको पता है
कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता था। मैंने पीजीबीपी में आपको सिखाया कि अब गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और वो गुडविल पे डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2021 से नहीं मिलेगा। तो सर वो गुडविल पे डेप्रिसिएशन अब नहीं मिल रहा है, अगर अपन उसको बेचते हैं, कैपिटल गेन लगेगा, तो कॉस्ट क्या लेंगे? तो कॉस्ट क्या लेंगे? जितने में आपने गुडविल खरीदी थी, और माइनस कर दो प्रीवियस ईयर 1920 तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लिया, वो आप माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। उसके बाद में सर बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का कॉस्ट क्या लेते हैं? तो बोनस शेयर का कॉस्ट हमेशा आपको निल लेना है, क्योंकि उसकी कॉस्ट लगती नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले वाला है, बोनस शेयर है, वो बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, तो क्या होता है जब कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले वाली है, तो अपने पास ऑप्शन है ना कि कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर ले ले। तो बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले अलॉट हुआ है, तो उस केस में जो एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 रहेगा ना, वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। और बेटा हमेशा ध्यान रखना, शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में ऑलवेज आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। आपको अलॉटमेंट कब हुआ, वो अलॉटमेंट की डेट से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं राइट शेयर की। राइट शेयर क्या होता है कि कंपनी आपको राइट देती है कि चलो आप चाहे तो शेयर है वो रीजनेबल रेट में परचेस कर सकते हैं कंपनी से, दैट इज कॉल्ड राइट शेयर। तो राइट शेयर के केस में अगर शेयर होल्डर खुद ही एक्वायर कर लेता है, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने ही राइट शेयर कंपनी से ले लिया, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी? जितना मैंने अमाउंट कंपनी को पे किया, जितना मैंने अमाउंट कंपनी को पे किया, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट शेयर। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से आएगा? अलॉटमेंट की डेट से। दूसरा, अगर मान लो राइट शेयर मुझे नहीं चाहिए और मैंने क्या किया, वो राइट को रिनाउंस कर दिया, किसी और को राइट दे दिया, उस राइट को रिनाउंस कर दिया, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। ये रिनाउंसमेंट ऑफ द राइट है ना, इसी को रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल असेट बोलते हैं, तो इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा पता है? रिनाउंसमेंट प्राइस, जितने में मैंने आगे वाले को किसी को राइट बेचा था, और माइनस कॉस्ट क्या आएगा? निल, राइट का कोई कॉस्ट तो लगा नहीं था, और यहां पे आपका कैपिटल गेन होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? क्योंकि जिस दिन आपको राइट मिला था और आपने किसी को राइट को रिनाउंस किया, उसके बीच में पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना, वहां तो 91-20 डेज में आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल हो जाता है। तो राइट जिस दिन आपको ऑफर किया और राइट जिस दिन आपने रिनाउंस किया, उसके बीच का राइट का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो कभी भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। तो यह हमेशा आपका क्या होगा? शॉर्ट टर्म। अब एक बात समझना, जो बंदे ने आपसे राइट खरीदा है उसकी कॉस्ट क्या होगी शेयर की? तो एक तो जितना वो कंपनी को पे करेगा वो, और दूसरा आपको जितना राइट के लिए पे किया, दोनों की टोटल करेंगे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। तो जो परचेजर ऑफ राइट है उसके लिए शेयर की कॉस्ट क्या होगी? जितना उसने कंपनी को पे किया और जितना आपको पे किया राइट खरीदने के लिए, उन दोनों की टोटल कर देंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक और चीज समझना, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी कैपिटल असेट होती है उसके लिए एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, अगर 1/4/2001 से पहले वाला है तो एफएमवी और कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं करके, ठीक है। और अगर 1/4/2001 के बाद ही खरीदी हुई है तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती है। ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 है वो एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 से ज्यादा नहीं हो सकती इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर मैंने 4 एग्जांपल भी दे रखे हैं। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंप्रूवमेंट जो 1/4/2001 से पहले वाला होता है उसको तो आपको इग्नोर करना है। 1/4/2001 से पहले वाला इंप्रूवमेंट है वो इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो एफएमवी में ऑलरेडी आ जाएगा। लेकिन 1/4/2001 के बाद वाला इंप्रूवमेंट होता है उसको कंसीडर करना रहता है। लेकिन एक चीज समझना, 3 असेट के केस में कौन कौन सी पता है? एक तो तुम्हारा गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा तुम्हारा पेटेंट कॉपीराइट, और तीसरा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने क्या बोला? इन केस ऑफ द गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा पेटेंट एंड कॉपीराइट, और तीसरा राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनके केस में इंप्रूवमेंट हमेशा निल लेना है। भले इंप्रूवमेंट का खर्चा किया तो भी इसके केस में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट है वो इंप्रूवमेंट निल ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? निल लेना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, मैंने आपको सेक्शन 45(1) चार्जिंग सेक्शन थी, उसमें मैंने ये बताया था कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगता है? जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होती है। जिस ईयर में असेट ट्रांसफर होती है, आपकी असेट ट्रांसफर हुई, उसी ईयर में आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। बट बेटा मैं इसके आपको 4 एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा। ये 4 एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें कैपिटल गेन ट्रांसफर वाले ईयर में नहीं लगता, किसी और ईयर में लगता है। उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन है दैट इज द सेक्शन 45(2) जो बोलता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपकी कैपिटल असेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, कैपिटल असेट है उसको आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हो, तो इस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपका ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपने कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बट आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हो। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है, जब कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो ट्रांसफर तो उसी ईयर में मान लिया जाता है जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करते हो। अब एक बात समझो, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे उस ईयर में आपका कैपिटल गेन भी आएगा एज वेल एज द पीजीबीपी का इनकम भी आएगा। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, और माइनस कर दीजिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब यहां पे एक और चीज समझना, बिजनेस का इनकम कैसे आएगा, तो बिजनेस के इनकम के लिए जो आपका सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो लीजिए और माइनस कर दीजिए एफएमवी ऑफ असेट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन में, जो एफएमवी यहां पे आपने लिया था वही यहां पे माइनस कर दीजिए, आपको बिजनेस का इनकम मिल जाएगा। ये दोनों कैपिटल गेन और पीजीबीपी उस ईयर में लगेंगे जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे इंडेक्स कौन से ईयर तक करेंगे, क्या स्टॉक सेल हुआ वहां तक करेंगे, आंसर इज नो। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ था, जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ था वहां तक ही आप इंडेक्स करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर 16-17 में आपने असेट को कन्वर्ट किया था इनटू स्टॉक इन ट्रेड और आपने 21-22 में बेचा, इंडेक्स है वो आपको 16-17 तक ही करना है। जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर तक ही अपन इंडेक्स करते हैं, बिकॉज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर तो ऑलरेडी उस ईयर में हो चुका था ना जिस ईयर में वो कन्वर्जन हुआ था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लाइक आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था, वो स्टॉक इन ट्रेड एक साथ नहीं बिका, प्रोपोर्शनेटली बिका। वो स्टॉक इन ट्रेड को एक साथ में नहीं बिका, वो प्रोपोर्शनेटली बिका, तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड प्रोपोर्शनेटली बिकता है तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली आएगा। वो वाला आप क्वेश्चन करना जिसमें आपको पता है वो जो पहले एक प्लॉट था फिर उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है, उसमें वो 20 फ्लैट्स बनाता है, 15 बेच देता है, वो वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपको पता है 54 ईसी के लिए, 54 ईसी में वो एनएचए आरईसीएल के बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं। वो कितने टाइम में खरीदने पड़ते हैं, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, मींस ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर वो बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं। अब यहां पे ट्रांसफर तो पहले ही हो चुका होगा करके, ठीक है। अब यहां पे पैसे तो आए नहीं, स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड करोगे तब पैसे आएंगे, तो क्वेश्चन ही आता है अगर 54 ईसी का एग्जाम्पशन लेना है तो ये 6 मंथ का टाइम लिमिट कहां से कैलकुलेट होगा, क्या ट्रांसफर की डेट से या स्टॉक सेल की डेट से? तो इसको लेकर सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया और सीबीडीटी का कहना यह है कि जिस ईयर में जिस डेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड किया उस डेट से फिर वो 6 मंथ का टाइम है वो कैलकुलेट होगा और अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब एक बात समझना, इसके बाद में एक और कंसेप्ट आता है कि भाई आपने अगर स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल असेट में तो क्या होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल असेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो क्या होता है। अब लेकिन अगर आपने मान लो स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा। तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि जब भी आपने स्टॉक इन ट्रेड है और उसको अगर कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया तो जिस दिन कन्वर्जन होता है ना उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी उस स्टॉक की, वो फेयर मार्केट वैल्यू सीधा आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 28। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है अगर वो कैपिटल असेट में कन्वर्ट हुआ तो जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन जो स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। और कैपिटल गेन पर्पस के लिए क्या होगा पता है कि कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट क्या लेंगे, जो एफएमवी थी वही कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट हो जाएगी और कैपिटल गेन फिर उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करोगे। इसमें क्या होगा, देखो बिजनेस में इनकम तो तब आएगी जिस डेट में कन्वर्जन हुआ, जिस ईयर में कन्वर्जन हुआ उसी ईयर में बिजनेस में इनकम में टैक्स लग जाएगा, बट कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप कैपिटल असेट आगे जाके ट्रांसफर करते हो। और कैपिटल गेन पर्पस के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपका कन्वर्जन की डेट से यहां पे आ जाएगा। इसको लेके मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 45.5। 45.5 इज रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर मान लो आपकी कैपिटल असेट है वो कंपल्सरीली गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो ये ट्रांसफर माना जाता है, आंसर इज यस। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जैसे ही कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाती है ये ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा। कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। तो जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होगा उस ईयर में जो है वो आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट योर ट्रांसफर इज टुक प्लेस इन द ईयर इन विच कंपल्सरी एक्वायर्ड बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। अब एक बात समझना, जो इनिशियल कंपनसेशन अगर पहले मिलेगा तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा, जिस ईयर में इनिशियल कंपनसेशन मिला वो ईयर ले ली, उस ईयर में टैक्स लगेगा। पहले ले लीजिए आप इनिशियल कंपनसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दीजिए, इंडेक्स होता है तो इंडेक्स करिए, जो भी बचेगा दैट इज द कैपिटल गेन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे भी जब आप इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स क्या उस ईयर तक करेंगे जिस ईयर में कंपनसेशन मिलता है, आंसर इज नो। इंडेक्स आप उस ईयर तक ही करेंगे जिस ईयर में वो आपकी एसेट कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो गई थी। तो जिस ईयर में कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो गई थी उस ईयर तक ही आप इंडेक्स करेंगे। अब एक चीज समझना, अगर आपको इन फ्यूचर में आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है तो जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स लग जाएगा। तो एनहांस कंपनसेशन आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना देंगे, माइनस कॉस्ट में तो अब कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले आप यहां पे लेस कर चुके हैं। तो सिर्फ जो लिटिगेशन चार्जेस है या लीगल चार्जेस है वो आप यहां पे लेस कर देंगे और जो भी बचेगा दैट इज योर कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, अगर कोई कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो
तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ये इनिशियल कंपनसेशन है ना, इसको बोला जाता है कंपनसेशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहली बार गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि इतना मिलेगा। तो जो अगर ये इनिशियल कंपनसेशन है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। मतलब जिस ईयर में आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस ईयर में पूरा इनिशियल कंपनसेशन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मींस टोटल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। बट अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मतलब जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। लेकिन बेटा यहां पे इनिशियल कंपनसेशन में क्या था कि पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस ईयर में पूरा इनिशियल कंपनसेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई भी एनहांस कंपनसेशन जो है ना, देखो पहले तो मैंने क्या बोला, एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से, किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है, इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, तो कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर या टेम्पररी ऑर्डर की वजह से आपको एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है, तो वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर पास होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखना, एनहांस कंपनसेशन अगर इंटरिम ऑर्डर टेम्पररी ऑर्डर की वजह से मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। अब एक और चीज समझना, होता क्या है, एक दूसरा एक्ट होता है जिसका नाम है, बड़ा ही भारी नाम है, दैट इज राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, दैट इज RFCTLARR। इतना बड़ा एक्ट का नाम है। अब एक बात समझना, ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट की एक सेक्शन होती है 96, उसमें बोला हुआ है कि कुछ कंपलसरी एक्विजिशन पे टैक्स नहीं लगेगा, कुछ कंपलसरी एक्विजिशन ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा उस पर्टिकुलर एक्ट में बोला हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई एग्जेम्पशन दे नहीं रखी थी। तो डाउट यहां पे ये आया कि जब इनकम टैक्स में तो ऐसी कोई एग्जेम्पशन है नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसा बोला हुआ है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या इनकम टैक्स में इस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी या नहीं? आंसर इज यस। तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जब आपको लेट कंपनसेशन मिलता है ना, तो बहुत बार आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब क्वेश्चन ही आता है कि हमको लेट कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कहां टैक्सेबल होगा? वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे तो आपको 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। मींस जितना इंटरेस्ट आपको मिलता है उसमें से 50% है वो सीधा फ्लैट लेस हो जाएगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको 1 लाख का इंटरेस्ट मिला तो ओनली 50,000 इज टैक्सेबल, और कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे, जैसे उसके इंटरेस्ट के रिकवरी के कुछ खर्चे वगैरह हुए तो वो सब अलाउ नहीं होंगे। फ्लैट 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन होती है 45(1)(a). 45(1)(a) ये बोलती है कि अगर कोई भी असेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाती है तो भी क्या कैपिटल गेन लगेगा क्या? तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं किसी असेट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाती है 4 रीजन की वजह से। या तो नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है फ्लड है, अर्थक्वेक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटी, एक्ट ऑफ गॉड बोल सकते हो। या फिर फायर एक्सप्लोजन हो जाता है, या राइट हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, या एनिमी अटैक हो जाता है। तो ये 4 रीजन की वजह से अगर आपकी कोई असेट है वो डिस्ट्रक्ट होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है, वापस बोल रहा हूं, 4 रीजन, नेचुरल कैलेमिटी, राइट, एनिमी अटैक एंड फायर एक्सप्लोजन, उसकी वजह से असेट डिस्ट्रक्ट होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है, तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, जब कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा? तो ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपका डिस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा, और जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ था उस ईयर में वो ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे अगर बहुत बार क्या होता है कि इंश्योरेंस क्लेम में आपको कोई और असेट मिल जाती है, तो जो असेट आपको मिल रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज आती है 45(5)(a). ये सेक्शन बोलती है जेडीए, दैट इज जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि बहुत बार आपके पास में कोई प्लॉट है या घर है, आप बिल्डर के साथ अग्रीमेंट करते हो, बिल्डर है वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, उस पर कोई बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग में आपको कुछ ना कुछ शेयर देता है, दैट इज कॉल्ड योर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। तो एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जब भी आप ट्रांसफर करते हो किसी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जैसे ही आपने किसी को पोजीशन हैंडओवर कर दी तो ये ट्रांसफर माना जाता है और इसमें कैपिटल गेन लग जाता है। लेकिन यहां पे एक बात बताइए, जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया, कोई मेरा प्लॉट था, मैंने बिल्डर को दे दिया, बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, अब मैंने उसको पोजीशन तो हैंडओवर कर दी, अब ट्रांसफर तो माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन अभी लगाना तो सही नहीं रहेगा ना, अभी लगाना तो सही नहीं, मेरे पास पैसा आया ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी आई नहीं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं, यहां पे इन्होंने एक सेक्शन बनाई और ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, बाकी के लिए नहीं है।
ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूए पे जिसके पास में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड है, बिल्डिंग है या लैंड एंड बिल्डिंग है, और वो बिल्डर के साथ में जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर करता है, और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में एंटर करके और वो क्या करता है कि वो बिल्डिंग या जो आपके पास में क्या बोलते हैं बिल्डर को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उस प्रॉपर्टी में वो जो प्रोजेक्ट बनेगा उसमें कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा, तो उस केस में ये ट्रांसफर माना जाता है। और ट्रांसफर कौन से ईयर में होता है पता है? जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर लेते हैं, वो पोजीशन हैंडओवर कर दिया उसी ईयर में ये ट्रांसफर माना जाता है। लेकिन आपको कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा, कैपिटल गेन आपको उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का सीसी आएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। तो देखो ट्रांसफर तो उस ईयर में हो जाएगा जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर दी, बट आपको टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका शेयर जो है, जो आपको शेयर मिलेगा, जिस दिन सीसी आया उस दिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, मींस उस प्रोजेक्ट में जो आपको शेयर मिला जिस दिन सीसी आया उस दिन उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है वो ले लीजिए, और अगर कुछ मनी मिला है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। माइनस करिए आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहां पे एक चीज समझना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट इंडेक्स कहां तक करेंगे? क्या जिस ईयर में सीसी आया उस डेट तक इंडेक्स करेंगे? आंसर इज नो। जब आपका ट्रांसफर हो गया था, जिस ईयर में आपने ट्रांसफर कर दिया था, जिस ईयर में आपने पोजीशन हैंडओवर कर दी थी, उस ईयर तक ही आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, लास्ट टाइम इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन दिया, उसमें उस ईयर का इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया करके, ठीक है, इन्होंने इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया उस ईयर का, क्या बताया करके, ठीक है, बहुत ही गलत किया बच्चों के साथ में। इंडेक्स नंबर उस ईयर का देना चाहिए, उन्होंने इंडेक्स नंबर अभी का दिया, ठीक है। तो कोई कोई बच्चों को याद था तो पुराना कर लिया, उसके हिसाब से नया कर लिया, इंस्टीट्यूट ने बोला दोनों ही सही है, वैसा गलत था क्वेश्चन भी वो करके, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि जब आपको देखो ट्रांसफर कौन से ईयर में होगा, जिस दिन बिल्डर को आप वो पोजीशन दे दोगे उस ईयर में ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा? जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस डेट को आया उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। और आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा कि आपका उसमें शेयर कितना मिल रहा है, उसका एसडीवी कितना है एज ऑन द डेट ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो ले लीजिए करके, ठीक है। और अगर कुछ मनी मिलता है तो वो भी ले लीजिए और माइनस कर दीजिए जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर किया था उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, वो आप लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब एक बात समझना, जो भी प्रोजेक्ट में आपको मिला था शेयर, वो इन फ्यूचर में अगर आप जाके बेचते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? तो मैं बोलूं जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे था, जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। और जब आपको पोजीशन हैंडओवर हुआ था, जब आपको वो नया प्रोजेक्ट में जो आपको मिला था असेट, उसका जब आपको मिला था वहां से उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, मैंने यहां पे दो एग्जांपल दे रखे, आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन आती है 50C, बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये। सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और आपका जो सेलिंग प्राइस और एसडीवी, और एसडीवी जो है, एसडीवी में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, सर्कल रेट जिसको बोलते हैं, एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, मींस एसडीवी जो है वो कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है, तो जो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। जो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक चीज समझना, मैंने क्या बोला वापस से समझना, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में, और एसडीवी जो है वो एसडीवी अगर कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है तो एसडीवी है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है एसडीवी गलत है, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो असेसिंग ऑफिसर से, असेसिंग ऑफिसर आपका केस ट्रांसफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू और बढ़ा दी, जो एसडीवी थी उससे भी ज्यादा वैल्यू निकाली, तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर कर दो और जो एसडीवी थी वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। बट वैल्यूएशन ऑफिसर बड़ा भला आदमी था करके, ठीक है, उसने अगर वैल्यू कम कर दी जो कि एसडीवी से कम है, तो उस केस में जो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर अपन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेते हैं वो कौन सी डेट की ले, डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो पहले अग्रीमेंट बन जाता है, उसकी रजिस्ट्री थोड़े दिन बाद होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर रजिस्ट्रेशन की डेट की ले या अग्रीमेंट? नॉर्मली तो क्या होता है एक ही दिन दोनों बनते हैं, बट हो सकता है बहुत बार कि पहले अग्रीमेंट पहले बना दिया फिर उसकी रजिस्ट्री कराई। तो सर एसडीवी कौन सी डेट की लेने का? ध्यान रखना, हमेशा रजिस्ट्रेशन की डेट की लेना है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन स्टैंप ड्यूटी पे करता है बायर, तो उसी दिन की सेलर को एसडीवी लेना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है
रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट पे सेलर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया है। मैंने क्या बोला? अग्रीमेंट की डेट पे सेलर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया है बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो उस केस में जो है वो सेलर एसडीवी ले सकता है अग्रीमेंट की डेट की। तो देखो, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है, और अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले सेलर को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया है बाय अकाउंट पे चेक, बाय अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट। तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आते हैं तो मैं बताऊं। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या भीम, आधार क्यूआर कोड है वो भी तुम्हारे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आता है। तो इन मोड से या फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आपको अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया है, तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं। अब एक बात समझता है, एक सेक्शन होती है 50 सीए। 50 सीए क्या बोलती है कि अगर आप किसी कंपनी का अनकोटेड शेयर बेचते हैं, अनकोटेड शेयर का मतलब होता है अनलिस्टेड शेयर, किसी कंपनी का अनकोटेड शेयर बेचते हैं और उसका अगर फेयर मार्केट वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो बन जाएगा। जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। तो किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर या अनलिस्टेड शेयर में बोल दूं, अगर आप बेचते हैं और उसका फेयर मार्केट वैल्यू है वो अगर कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। एक सेक्शन होती है 50D के बहुत बार अगर कोई एसेट आप ट्रांसफर करते हैं और उसका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको घर ट्रांसफर कर दिया और आपने बोला कि हमारे घर पे खाना खा लो लाइफ टाइम, अब वो कंसिडरेशन है वो डिटर्मिनेबल नहीं है, तो जो असेट मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ना उसी का फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। तो अगर कोई असेट आप ट्रांसफर करते हो उसका कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है, तो जो असेट ट्रांसफर हो रही है ना उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक सेक्शन होती है 51 ये बोलती है कि अगर कोई एडवांस मनी आपने खा लिया, मींस एडवांस मनी या टोकन मनी मिला था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं और वो एडवांस मनी आपने खा लिया, तो उसका क्या होगा? तो दो पार्ट। सबसे पहली चीज, वो टोकन मनी या एडवांस मनी आपने फोरफिट कब किया है? 1/4/2014 से पहले किया है या 1/4/2014 या उसके बाद में किया है? एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट 1/4/2014 से पहले किया है तो उस केस में वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करना है। जब भी आप असेट को बेचेंगे उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आपको लेस करना है। तो मैंने क्या बोला, एडवांस मनी फोरफिट किया है 1/4/2014 से पहले वाला, और आपने किया है, प्रीवियस ओनर ने नहीं, खुद ने किया है करके, ठीक है, प्रेजेंट ओनर ने किया है, तो उस केस में आप जब भी बेचेंगे कॉस्ट जो निकालेंगे कॉस्ट में से लेस करना है। लेकिन सर बिफोर इंडेक्सेशन या आफ्टर इंडेक्सेशन? राइट आंसर इज बिफोर इंडेक्सेशन। जो बिफोर इंडेक्सेशन है वो बिफोर इंडेक्सेशन आपको जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से आपको क्या करना है? एफएमवी को सॉरी कॉस्ट में से आपको जितना एडवांस मनी फॉरवर्ड किया है उसको लेस करना है। लेकिन सर मान लो कॉस्ट की जगह अपन एफएमवी 1/4/2001 ले रहे हैं तो एफएमवी में से लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें डब्ल्यूडीवी कॉस्ट बनता है तो डब्ल्यूडीवी में से लेस हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एडवांस मनी फॉरफिट आपने 1/4/2014 के बाद में किया है तो कॉस्ट से लेस करने की जरूरत नहीं, सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल करो। जिस ईयर में आप फॉरफिट कर रहे हैं उस ईयर में सीधा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 50B, दैट इज द स्लम सेल। क्वेश्चन ही आता है स्लम सेल क्या होता है? स्लम सेल क्या होता है कि अगर आपने पूरा बिजनेस या कोई बिजनेस का सेगमेंट या कोई पार्ट है वो आपने बेच दिया फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट, मींस आपने उसको ट्रांसफर कर दिया विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यू पता नहीं है और आपने एक साथ में ही बेच दिया, तो वहां पे स्लम सेल लगेगा। अब क्वेश्चन ही आता है स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकाले या बिजनेस की इनकम कैसे निकाले, डेटर क्रेडिटर यहां तो सब बिक गया। तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, जो अंडरटेकिंग आपने बेचा है या जो सेगमेंट यूनिट आपने बेचा है उस यूनिट को आप एक असेट मान लीजिए और यहां पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करिए। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लास्ट ईयर तक क्या था? लमसम कंसिडरेशन जो आपको मिलता है वो लेना है, बट इस बार अमेंडमेंट हुआ और लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ेगा एफएमवी एज पर रूल नंबर 11 यूएई करके। रूल नंबर 11 यूएई के हिसाब से आपको एफएमवी है वो लेना पड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट आप बोलेंगे ये रूल नंबर 11 यूएई क्या होता है? तो इसको सीए फाइनल में कवर किया गया है, इंटरमीडिएट में कवर नहीं किया हुआ। बट रूल नंबर 11 यूएई में क्या लिखा हुआ है पता है? कि आप एक काम करिए एफएमवी 1 और एफएमवी 2 में से विचएवर इज हायर लीजिए। और एफएमवी 1 क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं ना, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उसकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उनकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, दैट इज कॉल्ड एफएमवी 1। और दूसरा एफएमवी 2 क्या होता है? जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, जैसे कोई पैसा मिल रहा है, बिटकॉइन मिल रहा है, कोई अदर असेट मिल रही है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। और विच एवर इज हायर है वो एफएमवी एज पर रूल नंबर 11 यूएई आता है, जिसको इन डिटेल सीए फाइनल में पढ़ते हैं कि हर असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। आपको इंटरमीडिएट में कितना याद रखना है पता है?
इंटरमीडिएट में अब आपको ये याद रखना है कि जब भी स्लम सेल होता है तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा एफएमवी एज पर 11 यूएई, और ये फेयर मार्केट वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी होगी। एग्जाम में आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी होगी, जस्ट आपको वही फेयर मार्केट वैल्यू को पुट करना है और आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। अब एक बात समझना, अगर मान लो वहां पे ऐसा दे दे एफएमवी 1 और एफएमवी 2, तो आपको व्हिचएवर इज हायर लेना है। एफएमवी 1 क्या होता है, जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उनकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, और एफएमवी 2 क्या होता है, जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब एक चीज समझना, माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। अब एक चीज समझना, सर जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या ले, क्योंकि ये तो नेट कंसिडरेशन तक तो पहुंच गए, कॉस्ट क्या ले, तो कॉस्ट के लिए आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उसका नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेटवर्थ मींस असेट माइनस लायबिलिटी करिए। और एक चीज ध्यान रखना, असेट लेते टाइम जो डेप्रीशिएबल असेट होती है ना, जिसपे डेप्रीशिएशन मिलता है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, जो डेप्रीशिएबल असेट होती है उनकी ले लीजिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट रहेगी वो आप वैल्यू ले लीजिए, और जो भी अदर असेट होती है उसके लिए ले लीजिए आप बुक वैल्यू, और इसकी टोटल करिए और लाइबिलिटी को आप लेस करिए बुक वैल्यू पे, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकालते टाइम असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट में ध्यान रखना आप लोग कि असेट में जो डेप्रीशिएबल असेट है उसके लिए ले लीजिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर असेट के लिए ले लीजिए बुक वैल्यू, लाइबिलिटी आप ले लीजिए बुक वैल्यू पे, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस भले आपने ये अंडरटेकिंग 15-20 साल पहले, उसमें कुछ असेट है 10 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट 2 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट 1 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट इस साल ही खरीदी है, इस नेटवर्थ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी आपका कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा कि वो अंडरटेकिंग चालू कब किया था। जो अंडरटेकिंग यूनिट आप बेच रहे हैं वो अगर 3 साल पहले चालू किया था तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब एक और चीज समझना, जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं ना, तो अगर कोई रीवैल्यूएशन दे रखा है तो उसको इग्नोर करना है, बिकॉज लोग क्या करेंगे, नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए असेट को रीवैल्यूएट कर देंगे, आपको रीवैल्यूएशन को इग्नोर करना है। दूसरी और चीज, अगर मान लो तुम्हारा नेटवर्थ कभी नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में आपको निल लेना है। नेटवर्थ अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको निल लेना है। अब जब आप ये स्लम सेल में बेचते हैं तो भले स्टॉक बिकता है तो भी आपका कैपिटल गेन में ही आएगा, मींस वो नेटवर्थ का पार्ट बनेगा स्टॉक इन ट्रेड वगैरह करके, ठीक है। इसके लिए कोई पीजीबीपी में अलग से इनकम नहीं आएगी। एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट है जिसपे 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है, वो तुम्हारा स्लरी पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, होटल एंड वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, 35 एडी में किसी असेट का डिडक्शन ले लिया है और उसको अगर आप अंडरटेकिंग का पार्ट है उसको अगर आप बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है वो फिर आपको निल लेनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम उसकी कॉस्ट को निल ले लीजिए। अब एक और चीज समझना, अगर कोई गुडविल है और गुडविल जो है वो गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो ये ध्यान रखना उसकी कॉस्ट आपको निल लेनी है। नेटवर्थ कैलकुलेशन में अगर कोई गुडविल ऑफ बिजनेस और गुडविल ऑफ प्रोफेशन है जो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट आपको क्या लेनी है, निल लेनी है। अब एक और चीज समझना, कुल मिला के मैं आपको बताऊं, 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लेकिन आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला तो कैपिटल गेन इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में, और तीसरा स्लम सेल के केस में, और चौथा तुम्हारा 112 अगर सेक्शन लगता है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है बट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक सेक्शन होती है सेक्शन 47 क्या बोलती है पता है, कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और उनके केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, देयर इज नो ट्रांसफर एट ऑल, और यहां पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? सबसे पहला, अगर आप कोई भी असेट किसी को भी गिफ्ट कर देते हो, विल में दे देते हो या इररिवोकेबल ट्रांसफर करते हो, मींस मैंने कोई असेट किसी को गिफ्ट कर दी तो ये ट्रांसफर नहीं है, इसमें कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखना, मेरे को कोई ईसॉप मिला हुआ है, स्वेट इक्विटी शेयर है, वो अगर किसी को मैंने गिफ्ट दिया तो ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। तो देखो, नॉर्मली मैं कोई भी असेट किसी को गिफ्ट या विल या इररिवोकेबल ट्रांसफर में दूंगा तो उस केस में ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज द ईसॉप का अगर आप गिफ्ट देते हो, जो ईसॉप है या स्वेट इक्विटी शेयर है वो किसी को आप गिफ्ट कर देते हो तो ये ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन लगता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप गिफ्ट कर रहे हो ना उस दिन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो आपके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। जिस दिन आप गिफ्ट कर रहे हो उस दिन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई एचयूएफ का पार्टीशन होता है और एचयूएफ के पार्टीशन के पास बाद में अगर असेट बांटी जाती है मेंबर में तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। उसके बाद में अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी क्या करती है, अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है, या 100% सब्सिडरी कंपनी है वो अपनी होल्डिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो उस केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। या फिर अमलगमेशन होता है और अमलगमेटेड कंपनी जो न्यू कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और अमलगमेटिंग कंपनी
अमलगमेटेड कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने जो यहाँ पे बताया गिफ्ट है, एचयूएफ का पार्टीशन, अमलगमेशन, होल्डिंग, सब्सिडरी होल्डिंग, इसमें ट्रांसफर नहीं माना गया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जो आगे वाला बंदा जब भी उसको बेचेगा तो उसकी कॉस्ट क्या लेगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, क्योंकि पहले तो टैक्स लगा नहीं था। तो आप एक काम करो, जब भी आप आगे बेचेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, प्रीवियस ओनर से, और इंडेक्सेशन भी कहां से लेना है, प्रीवियस ओनर से। एज पर द केस लॉ ऑफ द मंजुला जी शाह आपको इंडेक्सेशन लेना है, वो इंडेक्सेशन भी आपको प्रीवियस ओनर से लेना है। अब यहां पे अगर प्रीवियस ओनर ने कुछ इंप्रूवमेंट करा है तो वो भी आपको कंसिडर करना है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। लेकिन प्रीवियस ओनर ने अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट किया है 1/4/2014 से पहले, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वाला तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी उसके हाथ में टैक्सेबल हो गया होगा। अब एक चीज समझना, जब भी अमलगमेशन होता है तो अमलगमेशन में क्या होता है कि जो भी नई कंपनी होती है ना, वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर देती है। अमलगमेशन में नई कंपनी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर देती है, तो जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर मिलता है वो कोई ट्रांसफर नहीं माना जाता, उसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। डीमर्जर के केस में क्या होता है कि जो रिजल्टिंग कंपनी होती है ना, वो डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर देती है, तो उस केस में भी वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। उसके बाद में एक चीज समझना, अगर इंडिया के बाहर कोई एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, इंडिया के बाहर कोई एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को क्या बेचता है पता है, इंडियन कंपनी का बॉन्ड बेच देता है। इंडियन कंपनी का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बेच देता है, तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो एक नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया के बाहर क्या करता है, इंडिया के बाहर कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को क्या करता है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बेचता है इंडियन कंपनी का, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है तो उस केस में भी ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। ये दोनों पॉइंट नॉन रेजिडेंट वाले वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज समझना, जो मैंने आपको बताया था आज, दैट इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई होती है, अगर उसका रिडेम्पशन होता है और असेसी इंडिविजुअल है, ध्यान रखना, अगर उसका रिडेम्पशन होता है और असेसी आपका इंडिविजुअल है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में रिडेम्पशन होता है और रिडेम्पशन में असेसी इंडिविजुअल है, तो ये टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस होते हैं, पेंटिंग्स, ड्राइंग वगैरह होती है, वो कैपिटल एसेट मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसको गवर्नमेंट को बेच देते हो, अगर आप इसको गवर्नमेंट को बेच देते हो, गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ गई, या यूनिवर्सिटी को बेचते हो, नेशनल म्यूजियम को बेचते हो, नेशनल आर्ट गैलरी को बेचते हो, नेशनल आर्काइव को बेचते हो, या एनी पब्लिक म्यूजियम को बेचते हैं, या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को बेचते हो, तो इस केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपके पास में कोई डिबेंचर था या बॉन्ड्स था या डिबेंचर स्टॉक था, डिपॉजिट सर्टिफिकेट था, मैंने क्या बोला, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट था, या डिबेंचर था, डिबेंचर स्टॉक था, डिपॉजिट सर्टिफिकेट था, या बॉन्ड्स था। अब उसका क्या होता है, उसी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं ना, जब वो कन्वर्जन होता है, या फिर बहुत बार क्या होता है, डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे 8% डिबेंचर 10% डिबेंचर में कन्वर्ट हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस डेट को कन्वर्जन होता है उस डेट में ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन मान लो मुझे डिबेंचर की जगह शेयर मिल गया, तो शेयर में जब फ्यूचर में बेचूंगा तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कैपिटल गेन लगाते टाइम कॉस्ट क्या लूंगा, जो पुराने वाले डिबेंचर का था। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लूंगा, पुराने वाले डिबेंचर से, और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो कहां से लूंगा, पुराने वाले डिबेंचर से। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपका प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाता। बट जब आप इक्विटी शेयर को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट किसका लेंगे, प्रेफरेंस शेयर का। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर से। इंडेक्सेशन कहां से लेंगे, प्रेफरेंस शेयर से। अब एक और चीज समझना, रिवर्स मॉर्गेज में अगर एसेट ट्रांसफर कर देते हैं, ये कौन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं। और सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को दे देते हैं, और बैंक क्या करती है, उनको कुछ ना कुछ पैसा देती हुई वो मरने के बाद प्रॉपर्टी बैंक की हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। तो रिवर्स मॉर्गेज में जब भी कोई भी एसेट ट्रांसफर होती है तो उस केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। सीनियर सिटीजन बेचारा है ही नहीं तो क्या ट्रांसफर माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो सीनियर सिटीजन को बैंक पैसा देती है, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट में हर मंथ पैसा देती है, वो पैसा मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कौन कौन सी एग्जेम्पशन है। सबसे पहले सेक्शन 54। देखिए 54 क्या बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसके पास में कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, और वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो पहली चीज, इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसके पास में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब एक चीज समझना, वो क्या करता है, उस पैसे से कोई दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्वायर करता है। दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया है वो एक्वायर करता है, मींस परचेज या कंस्ट्रक्शन करता है। तो जो भी पुरानी वाली जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, जो घर आपने बेचा था, उस पे जो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप जब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो जैसे एक बेचा उसके सामने आप एक ही घर परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट 2019 में हुआ था। उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट है वो अप टू 2 करोड़ है, मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू 2 करोड़ है, तो उस केस में आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट ये 2 वाला जो बेनिफिट है ना, वो सिर्फ आप वंस इन द लाइफ टाइम ले सकते हैं, लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ये बेनिफिट ले सकते हैं, फिर वापस आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए कि जो हमको नया हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, परचेज करना है, वो कब तक करना है, उसका कोई टाइम लिमिट है? आंसर इज यस। टाइम लिमिट क्या है कि जो आपने ट्रांसफर किया पुराना वाला प्रॉपर्टी, उससे या तो 1 ईयर के पहले के अंदर अंदर परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 2 साल के बाद के अंदर अंदर परचेज कर लीजिए, या ट्रांसफर की डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इट हैज टू बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी है जो आप परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए तो लंबा चौड़ा टाइम लिमिट है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो, नहीं तो जो भी पैसा है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दो, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन जो भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो सीजीएस में पैसा डाला है, दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली, दैट इज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपने उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन किया या अनयूटिलाइज रहा, तो जितना एग्जेम्पशन आपने पहले लिया था वो वापस से आपका विड्रॉ हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है, एग्जेम्पशन कितना मिलता है? तो यहां पे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा कि जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट था और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट या डिपॉजिट कितना कराया, विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या बोला, जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन का अमाउंट और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिपॉजिट अमाउंट जो है, जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो उसको 3 इयर्स तक लॉक इन लग जाएगा, मींस उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने 3 साल में ट्रांसफर कर दिया, तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे जब आप कैपिटल गेन का कैलकुलेट करोगे ना, तो जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम जो भी नए हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी उसमें से जितना आपने पहले एग्जेम्पशन लिया था वो लेस हो जाएगा, और रिड्यूस कॉस्ट है वो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 54। अब एक सेक्शन होती है 54B। 54B ये बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उस इंडिविजुअल या उसके पेरेंट्स ने या एचयूएफ के मेंबर ने उसको लास्ट 2 इयर्स तक, लास्ट 2 इयर्स है वो एटलीस्ट उन्होंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है, वो उस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर अंदर, ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर अंदर कोई अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो एक्वायर कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पुराना कोई भी है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। बाकी जितने भी पॉइंट है वो सेम 54 के जैसे के जैसे। अब एक सेक्शन है 54D। 54D क्या बोलती है? पहली चीज, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द ऑल एसएससी। ऑल एसएससी में इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी पार्टनरशिप हम सबके लिए है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है और वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाता है, जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाता है, और उस पर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आप उस पैसे से क्या करते हैं, दूसरा कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन कब तक करना है? विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉट ट्रांसफर, विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। जब आपको कंपनसेशन मिलेगा वहां से 3 साल के अंदर अंदर आप नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक्वायर कर लेंगे, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बाकी सब चीजें वैसी की वैसी जैसा 54 में पड़ा है। एक सेक्शन होती है 54EC। 54EC क्या बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, अगर उसने ट्रांसफर किया लैंड बिल्डिंग और बोथ, इन सिंपल वर्ड बता दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई भी एसएससी है उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया और उस पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर उसने एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसीएल या आईआरएफसीएल के बॉन्ड खरीद लिए। यहां एनएचआई का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आप बॉन्ड्स खरीदे, और ऐसे बॉन्ड्स खरीदे जो 5 ईयर्स के बाद ही रिडम्पशन हो सकते हैं। मींस 5 ईयर वाले जो बॉन्ड है वो आप अगर खरीदते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एग्जेम्पशन आप मैक्सिमम 50 लाख का ले सकते हैं, उससे ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। मींस इस एक साल में जैसे आपने ट्रांसफर किया उससे 6 महीने के अंदर अंदर जितने भी आप बॉन्ड्स एक्वायर करेंगे मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, उससे ज्यादा का एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वगैरह है वो नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ में एक और चीज ध्यान रखना, इसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जो कैपिटल गेन है या कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड व्हिचएवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप 50 लाख का ही ले सकते हैं। एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारा बॉन्ड आपने खरीदा एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल का, एक तो उस बॉन्ड को नेक्स्ट 5 इयर्स तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहां 5 साल का लॉक इन लगेगा।
और 5 साल में एक तो ट्रांसफर नहीं कर सकते और दूसरी चीज उस 5 साल में उसको कन्वर्टेबल इनटू मनी भी नहीं कर सकते। यहां कन्वर्टेबल इनटू मनी का मतलब होता है कि उस बॉन्ड्स को कहीं पे गिरवी रख के आप लोन भी नहीं ले सकते, उस बॉन्ड्स को कहीं गिरवी रख के आप लोन भी नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जितना पहले एग्जेम्पशन आपने लिया था वो वापस से विड्रॉ होकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वायलेशन होता है। लास्ट सेक्शन इज 54F। ये सेक्शन बोलती है आप कुछ भी बेचिए, मींस एनी असेट बेचिए अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आप कुछ भी एसेट बेचिए, आप इंडिविजुअल एचयूएफ पे आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्वायर करते हैं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मींस आप कुछ भी बेचिए, मींस एनी एलटीसीए बेचिए, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदते हैं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर टाइम लिमिट क्या रहेगा? वही 54 में जैसा दे रखा था, -1 +2 +3 का है, वो आपका टाइम लिमिट रहेगा। अब एक चीज समझना, यहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा, आंसर इज यस। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे आपको एग्जेम्पशन प्रोपोर्शनेट मिलता है। कैसे? अभी तक हमने क्या पढ़ा, एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा कि आपका नेट कंसिडरेशन अगर फुल्ली यूटिलाइज हो गया तो कैपिटल गेन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, बट अगर नेट कंसिडरेशन पार्टली यूटिलाइज होता है तो कैपिटल गेन आपको प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिलेगा। कैसे? जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। क्या बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, इस प्रोपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। क्या बोला? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन, ऐसे प्रोपोर्शन में एग्जेम्पशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना है, जो नया हाउस प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हो उसको आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, जितना पहले एग्जेम्पशन लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप नया हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। अब एक बात समझना, इस सेक्शन में 2 कंडीशन एडिशनल है। पहली कंडीशन तो यह है कि 54F का एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते अगर ट्रांसफर की डेट पे आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा घर है। मींस अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑलरेडी घर है तो आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। अगर आप 0 घर है, रोड पे रहते हैं, तो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। आपके पास एक घर ऑलरेडी और फिर आप एक और घर खरीदना चाहते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बट ऑलरेडी आपके पास 2 घर है तो ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। दूसरी चीज, इस सेक्शन में आप एक ही घर खरीद सकते हैं। इसमें वो 2 घर वाला सर कोई ऑप्शन है क्या, जैसा 54 में था अप टू 2 करोड़ वाला? आंसर इज नो, यहां पे ऐसा नहीं है, आप एक ही घर खरीद सकते हैं। और एक और चीज समझना, जो आपका +2 +3 वाला टाइम है उसमें आप एक ही घर कंस्ट्रक्ट या कर सकते हैं या एक ही घर खरीद सकते हैं। अगर आपने और कोई खरीदा तो जो एग्जेम्पशन पहले मिला था वो वापस से आपका विड्रॉ हो जाएगा करके। ठीक है, एक सेक्शन होती है 1037। 1037 क्या बोलती है कि अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर दिया और वो इंडिविजुअल एचयूएफ या उसके पेरेंट्स ने लास्ट के 2 इयर्स तक उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था, तो उस केस में उनको कैपिटल गेन कुछ भी नहीं लगेगा। दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट, कहीं इन्वेस्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैपिटल गेन इज टोटली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द टैक्स रेट। सर टैक्स रेट क्या होती है कैपिटल गेन में? तो सबसे पहले एक सेक्शन आती है 112A। 112A ये बोलती है कि अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये शेयर मार्केट वाला, हम देखो 112 क्या बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे, या तो इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। 1 लाख से ऊपर वाला जितना भी रहेगा उस पर 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भैया इक्विटी शेयर के केस में आपको एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों टाइम पे एसटीटी पे करना पड़ेगा और यूनिट्स के केस में सिर्फ सेल के टाइम पे आपको एसटीटी है वो एसटीटी पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जो आईएफएससी है, आईएफएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये अहमदाबाद के पास में, गुजरात गांधीनगर के पास में, जिसको गिफ्ट सिटी बोला जाता है। तो जो भी तुम्हारा आईएफएससी है उसमें क्या एसटीटी लगता ही नहीं, तो क्वेश्चन ये आता है क्या वहां पे भी ये 10% का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो आईएफएससी में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रांजैक्शन होते हैं और वहां पे कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में पे होता है, तो भले वहां एसटीटी नहीं है तो भी आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, उसके सामने आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते, चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते, एज वेल एज द 87A का रिबेट भी नहीं मिलता। जो 87A का जो रिबेट होता है ना 12,500 का, वो भी आपको नहीं मिलता। उसके बाद में एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं गवर्नमेंट है वो ऐसे नोटिफिकेशन निकाल सकती है जिसमें ये बोल सकती है कि कुछ एक्विजिशन ऐसे है इक्विटी शेयर के जिसमें आपने परचेज के टाइम पे एसटीटी पे नहीं किया तो भी चलेगा। अब उससे रिलेटेड ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा है जो सीए फाइनल में इन डिटेल में आता है, इंटरमीडिएट में नहीं आता। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो 1 अक्टूबर 2004 से पहले खरीदा हुआ है, पहले एसटीटी था ही नहीं, तो 1 अक्टूबर 2004 से पहले खरीदा हुआ है और उसमें एसटीटी पे नहीं किया तो चलेगा। या फिर मान लो 1 अक्टूबर 2004 के बाद में खरीदे और वहां एसटीटी लगता ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप परचेज पे एसटीटी नहीं पे करोगे चलेगा, सेल पे एसटीटी पे करो, आपको 112 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक सेक्शन 55 आती है, वो ये बोलती है कि अगर 112A लगता है तो शेयर की कॉस्ट क्या लेने का, तो जितने में खरीदा था वो कॉस्ट है। लेकिन एक बात समझना, ये अमेंडमेंट जो आया था ना, ये 1 अप्रैल 2018
2018 से आया था, 1 अप्रैल 2018 से अरुण जेटली जी ने लाया था। तो यहां पे एक ग्रैंड फादरिंग रूल दिया गया और उन्होंने बोला कि अगर मान लो आप जो है, अगर कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और वो आप सेल कर रहे हो, उस पे 112 लग रहा है, और वो अगर आपने परचेस किया हुआ है 1 फेब 2018 से पहले, 1 फेब 2018, ये डेट जो 2018 का बजट आया था, 1 फेब 2018 से पहले खरीदा हुआ है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेने का पता है? उसका उन्होंने स्टेप दिया। पहले स्टेप में जो उसकी कॉस्ट थी वो ले लीजिए, और दूसरे स्टेप में आप एक काम करिए कि जो एफएमवी है एज ऑन 31 जन 2018 या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर लीजिए, और इन दोनों में से विच एवर इज हायर लीजिए, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। तो देखो, अगर अभी आपको कोई भी इक्विटी शेयर वगैरह आप ट्रांसफर करते हैं और वो 1 फेब 2018 से पहले खरीदा हुआ है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या आएगी पता है? भले वो बोनस शेयर है तो भी यहां पे कॉस्ट आएगी। वो क्या कॉस्ट लेंगे? जो भी आपकी कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट थी वो ले लीजिए, और दूसरा एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर लीजिए, और ये जो लोअर आता है इन दोनों में से विच एवर इज हायर है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 निकालेंगे कैसे? क्योंकि आपको 31 जन 2018 की एफएमवी या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये लोअर, और जो लोअर आता है और आपकी कॉस्ट जो है विच एवर इज हायर, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनानी है। तो सर एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 निकालेंगे कैसे? तो देखो, अगर 31 जन 2018 को वो जो यूनिट्स है या शेयर है वो लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी में लिस्टेड है, तो आप एक काम करिए, उस दिन जो हाईएस्ट कोट कितना आया था, हाईएस्ट प्राइस कितना आया था, वो आपका हो जाएगा एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018। बट मान लो उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ, तो उसके पिछले कौन से दिन ट्रेडिंग हुआ था, तो पिछले जो भी दिन ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का हाईएस्ट कोट कितना था, वो तुम्हारा एफएमवी हो जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर वो यूनिट या शेयर है वो 31 जन 2018 को लिस्टेड था ही नहीं, अभी लिस्टेड है बट उस टाइम पे लिस्टेड नहीं था, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे? तो अगर वो यूनिट है तो आप उस दिन की एनएवी ले लीजिए, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू है, वो ले लीजिए 31 जन 2018 की। बट अगर वो मान लो अनलिस्टेड शेयर है, वो शेयर है 31 जन को अनलिस्टेड था बट अब लिस्टेड है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट कैसे लेंगे? जब आपने खरीदा था, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने 2005 में खरीदा था 5 लाख में, तो 5 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। मल्टीप्लाई मैं करूंगा 17-18 के इंडेक्स से, दैट इज 272, और डिवाइड करूंगा जब मैंने खरीदा था उस ईयर के इंडेक्स से, तो डिवाइड बाय 5-6 के इंडेक्स से, तो मुझे यहां पे 17-18 का फेयर मार्केट वैल्यू उसका मिल जाएगा 31 जन 2018 को। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है ट्रिपल वन। ट्रिपल वन क्या बोलती है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है किस पे? इक्विटी शेयर पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे, और आपने अगर सेल पे एसटीटी पे किया है, सिर्फ सेल की कंडीशन है, सेल पे एसटीटी पे किया है, तो जो भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा दैट विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट 15% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे भी वही है कि अगर आप आईएफएससी में ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई बात नहीं, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना कि यहां पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब सर बाकी वाले जो भी कैपिटल गेन्स है वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होते हैं? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से टैक्सेबल होता है, और बाकी वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया या गोल्ड को ट्रांसफर किया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाता है। अब एक बात समझना, यहां पे एक प्रोवाइजो दे रखा है, यू कैन स्किप दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप बोल रहे हैं 20% से टैक्सेबल होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 15% से टैक्सेबल होता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला जो है शेयर मार्केट वाला, वो 10% से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। सर एक बात बताइए, अगर मान लो हमारा अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो क्या बेसिक एग्जेम्पशन को इसके सामने हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो हम इन कैपिटल्स गेन के सामने ले सकते हैं। आंसर इज यस, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारा बैलेंस नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख से कम है, तो जितना अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है या जो अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप इन 3 इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना विनिंग के सामने वगैरह आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब एक सेक्शन आती है 55A। 55A क्या बोलती है कि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है और असेसिंग ऑफिसर आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह कोई बताई होगी कैपिटल गेन में, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है? आंसर इज यस, वो कर सकता है। पहला, अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट के हिसाब से बताई है, तो और उस केस में एओ को लगता है कि नहीं नहीं सही नहीं है, तो उस केस में आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, अगर मान लो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यू नहीं निकालते, लेकिन एओ को लगता है कि एओ का फेयर मार्केट वैल्यू आपके फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है पता है? 15% ऑफ जितना आपने वैल्यू बताया, उसके 15% या 25,000 व्हिचएवर इज लोअर जो अमाउंट आएगा, अगर उससे ज्यादा है तो उस केस में एओ आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। अब एक और चीज यहां पे समझना, इसमें लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि व्हेनेवर अगर एओ को लगता है करके, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड भी नहीं होती है, बट अगर उसको
हैविंग रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ असेट या अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेज इट इज नेसेसरी सो टू डू, अगर ये करना जरूरी है तो उस केस में वो आपका केस है वो ट्रांसफर कर सकता है किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अब एक छोटे छोटे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में इतने आते हैं नहीं बट मटेरियल में दे रखे हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। देखो अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन किसको बोलते हैं पता है, कि जब या तो दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है, दो कंपनी है वो आपस में मर्ज होकर और तीसरी कंपनी बनाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। या फिर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। अमलगमेशन तब माना जाएगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, पुरानी कंपनी की ऑल असेट एंड लायबिलिटी न्यू कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए, और पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर है वो न्यू कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में ये अमलगमेशन माना जाएगा। अब एक बात बताओ, अमलगमेशन के केस में शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। शेयर होल्डर को जो पुराने शेयर के बदले नई कंपनी का शेयर मिलेगा ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। अब एक बात बताओ, जो नई कंपनी का शेयर उसने बेचा तो उस टाइम पे कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर का, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी के शेयर से, और इंडेक्सेशन भी पुरानी कंपनी के शेयर से। अब एक और बात बताओ, जो पुरानी कंपनी होती है जब वो असेट ट्रांसफर करती है तो क्या ट्रांसफर माना जाता है, आंसर इज नो। अब एक और बात बताओ, जो नई कंपनी है वो जब असेट को बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि पुरानी कंपनी से असेट मिली थी, जब वो बेचेगी तो कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी कंपनी का, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, पुरानी कंपनी से, और इंडेक्सेशन होता है तो वो भी पुरानी कंपनी से, दैट इज कॉल्ड योर अमलगमेशन। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है डीमर्जर। डीमर्जर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है उसका कोई सेगमेंट तोड़ के एक नई कंपनी बना दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड। टाइटन लिमिटेड के दो सेगमेंट है, एक ज्वेलरी वाला और एक तुम्हारा वॉच वाला। इसमें ज्वेलरी सेगमेंट को तोड़ के और एक नई कंपनी बना देते हैं तनिष्क लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। डीमर्जर में जो नई कंपनी बनती है उसको रिजल्टिंग कंपनी बोला जाता है और पुरानी कंपनी अपने साथ ही रहती है, दैट इज कॉल्ड योर डीमर्ज कंपनी। अब एक बात समझना, डीमर्जर तब माना जाएगा जब 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन यह है कि जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रहा है उसके ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि जो भी असेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि भैया ये जो कंपनी जो है नई कंपनी, वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करेगी नई कंपनी के, और वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर अलॉट होने चाहिए। चौथी कंडीशन यह है कि ये ट्रांसफर जो होता है ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए। और पांचवी कंडीशन यह है कि जो भी तुम्हारी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर है एटलीस्ट 75% वैल्यू के शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसको डीमर्जर बोला जाता है। अब एक बात बताओ, डीमर्जर के केस में जो पुरानी कंपनी होती है, इस कंपनी टाइटन ने जब ये अंडरटेकिंग को ट्रांसफर किया तो क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज नो। एक सेक्शन होती है 47, वो बोलती है ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन नई कंपनी को जब ये मिलेगा तो नई कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, बट नई कंपनी जब भी इसको बेचेगी असेट को, कॉस्ट किसकी लेगी, पुरानी कंपनी की, पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी कंपनी से, और इंडेक्सेशन भी पुरानी कंपनी से। अब एक बात बताओ, जो शेयर होल्डर होता है उस शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिल जाते हैं नई कंपनी के। पुरानी कंपनी के शेयर तो है ही है, पुरानी कंपनी यहां बंद थोड़ी हो रही है, पुरानी कंपनी तो है ही है टाइटन, उसका एक सेगमेंट टूट के नया कंपनी बनी, उसके शेयर अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर नए कंपनी के जो शेयर मिले उस नए कंपनी के शेयर का कॉस्ट क्या लेने का, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें आता है। सीए फाइनल में आता है, इसके क्वेश्चन इंटर में आते नहीं है, बट नई कंपनी के जो शेयर मिले उसकी कॉस्ट कैसे निकालने का। तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पुरानी कंपनी के शेयर की कॉस्ट कितनी थी, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्ड इन डीमर्ज कंपनी। पुरानी कंपनी के शेयर की कॉस्ट कितनी थी, मल्टीप्लाई करिए कि कितनी नेट असेट डीमर्जर में ट्रांसफर हुई, कितनी नेट असेट डीमर्जर में ट्रांसफर हुई, और डिवाइड करिए कि डीमर्जर से एग्जैक्टली पहले उस पुरानी कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, उस प्रोपोर्शन में आपकी जो नए कंपनी के शेयर मिले उसकी कॉस्ट ली जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि टाइटन के मैंने शेयर खरीदे थे 10 लाख में, टाइटन के शेयर मैंने खरीदे थे 10 लाख में 10 साल पहले। अब टाइटन से बन गई तनिष्क, तनिष्क के शेयर और मुझे मिल गए। अब तनिष्क के शेयर की कॉस्ट क्या लूंगा, तो टाइटन के शेयर मैंने कितने खरीदे थे 10 लाख। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा कि जब टाइटन का डीमर्जर हुआ तो तनिष्क को कितनी नेट असेट ट्रांसफर हुई। मान लो तनिष्क की नेट असेट 200 करोड़ की ट्रांसफर हुई और टोटल जो है वो नेट असेट 500 करोड़ थी, तो 500 करोड़ में से 200 करोड़ की ट्रांसफर हुई, तो मल्टीप्लाई बाय 200 करोड़ डिवाइड बाय 500 करोड़, और यहां प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मेरा आई थिंक 4 लाख रुपया है। ये 4 लाख रुपया तनिष्क लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट हो जाएगी, और बाकी वाला जो बचेगा 6 लाख वो टाइटन लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट बनी रहेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, आप अगर देखेंगे आपकी बुक तो आपको समझ में आ जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो क्या होता है? जब भी अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, एक चीज ध्यान रखना, लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होता, लेकिन
कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होता, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगता है। एक तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या माना जाता है, लिक्विडेशन के केस में मैं डिविडेंड टॉपिक में 222C बताऊंगा, और 222C का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी। जब भी कोई कंपनी क्लोज डाउन हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी कंपनी असेट बांटती है शेयर होल्डर को, तो उस केस में शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड माना जाता है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मींस जितना कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस है उस हद तक जो असेट बांटी गई शेयर होल्डर को, वो उसके लिए डीम डिविडेंड माना जाता है 222C में, और शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, शेयर होल्डर के लिक्विडेशन में शेयर चले जाते हैं, उसको क्या मिलता है, असेट मिलता है या पैसा मिलता है, तो इसको कैपिटल गेन भी लगता है। कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए सबसे पहले शेयर होल्डर को जितना मनी रिसीव हुआ वो ले लीजिए, दूसरा उसको जो असेट रिसीव हुई डिस्ट्रीब्यूशन की डेट पे असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो ले लीजिए, इसमें से जितना डीम डिविडेंड ऑलरेडी माना जा चुका है, क्योंकि जो असेट मिलती है वो डीम डिविडेंड माना जा सकता है टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो जितना डीम डिविडेंड माना जा चुका है वो आप लेस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा दैट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और माइनस एक काम करिए, जब शेयर खरीदे थे उसका कॉस्ट कितना था वो आप माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द बायबैक। बायबैक के केस में क्या होता है, तो मैं बता दूं बायबैक के केस में है ना, कंपनी को जितना बायबैक किया, जितना पैसा दिया, मतलब जितना डिफरेंस दिया, जितना प्रॉफिट बांटा, उस प्रॉफिट पे कंपनी को 23.296% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। तो देखो, अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, भले वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर का बायबैक करती है तो बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, जैसे कंपनी ने शेयर इशू किया था 10 रुपीज में, बायबैक हो रहा है 200 रुपीज में, तो 200 माइनस 10 डिफरेंस कम्स टू द 190। इस 190 पे कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 23.296%। ये कैसे आया, 20% यहाँ पे टैक्स रेट है, 12% सरचार्ज है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो 23.296% है वो कंपनी टैक्स भरेगी, और शेयर होल्डर के हाथ में फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर को कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता इन केस ऑफ द बायबैक। इन केस ऑफ द बायबैक शेयर होल्डर को कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। अब यहां पे जो इशू प्राइस कैसे निकालते हैं शेयर की, उसके रूल्स होते हैं जो सीए फाइनल में आते हैं, इंटरमीडिएट में नहीं आते, और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये जो टैक्स है ये टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर अंदर, पता है, ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक। अगर ऐसा नहीं किया तो 15 डेज से फिर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा। इस साल से कंसेप्ट आया दैट इज द यूलिप। एक बात बताओ मुझे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, नॉर्मली क्या होता है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप कोई भी लेते हो ना, तो उसका मैच्योरिटी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D। लेकिन एक चीज समझना, कुछ कुछ मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है। एक तो तुम्हारा अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई पैसा मिल जाता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। और दूसरा, अगर मान लो आपने प्रीमियम पे करते टाइम जो 20%, 10%, 15% जो है उसकी लिमिट को क्रॉस किया था, 20%, 10%, 15% की लिमिट को क्रॉस किया था, तो उस केस में मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। अब देखो, ये नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में, लेकिन एक चीज समझना, इन्होंने इस बार एक अमेंडमेंट किया कि जो यूलिप होती है ना, पहली चीज तो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये कैपिटल असेट मानी जाएगी। और दूसरी चीज, अगर मान लो आपने यूलिप ली, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और किसी भी साल में आपने जो प्रीमियम पे किया, वो प्रीमियम अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2,50,000 से ज्यादा है यूलिप का प्रीमियम, मींस आपने कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में बेटा उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। या फिर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ली, एक से ज्यादा पॉलिसी ली, एक से ज्यादा पॉलिसी ली, और सब पॉलिसी का मिला के प्रीमियम अगर 2,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए, नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है, बट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला टैक्सेबल होता है। दूसरा, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो तो टैक्सेबल होता है। और तीसरा, यूलिप का मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा अगर दो केसेस में। पहला, अगर आपने यूलिप लिया है वो 1 Feb 2021 के बाद लिया है, डेट याद रखना, 1 Feb 2021 के बाद में लिया है, उसके पहले का यूलिप है तो एग्जेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 Feb 2021 के बाद में लिया है, और पर ईयर में जो प्रीमियम है वो 2,50,000 से ज्यादा है, या फिर एक से ज्यादा पॉलिसी ली और सबका मिला के प्रीमियम 2,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगी। अब वो टैक्सेबल कैपिटल गेन में होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट क्या, जितना यूलिप का आपने प्रीमियम पे किया था वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी, और डिफरेंस पे आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। अब ये कैपिटल गेन कैसे लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका डाउट ये रहेगा कि जो हम यूलिप के प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या उस पर इंडेक्सेशन होगा या नहीं, वो अभी तक कहीं पे क्लियरिफाई नहीं किया हुआ। इन फ्यूचर जब क्लियरिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल गेन कैसे लगेगा। दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन्होंने बोला हुआ है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो मई 2022 के लिए अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं है, नवंबर के लिए प्रिस्क्राइब होगा तो हम आपको बता देंगे करके, ठीक है। फिर ये एग्जांपल दे रखा है, इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक कैपिटल गेन। आपका अप्रॉक्स 1.25 घंटा लग गया, जिसमें 1.25 घंटे में अपने कैपिटल गेन के जितने प्रोविजन है उसको हमने रिवाइज किया। आप कम से कम 8-10 बार ये लेक्चर को सुनिए, इधर उधर जाते हैं तब भी आप देखिए, आपको सब चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ते रहिए करके, ठीक है। और बाकी आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, यू हैव ओनली वन वे, दैट इज द लाइक
यू हैव टू कंप्लीट द सीए करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जब अपन सीए में फेल हो जाते हैं ना एक बार, तो उसके बाद वो नंबर बढ़ते जाते हैं। एक बार फेल हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, 4 बार हुए, हालत खराब हो जाती है जिंदगी। मैं बताऊं ना, क्या बोलूं, बड़ी खराब हो जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट। आप जो ये पहला एग्जाम दे रहे हो ना, ये आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जस्ट क्रैक इट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। बिकॉज आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, घर वालों का प्रेशर नहीं है, बाकी कोई रिलेटिव का प्रेशर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको घर वाले भी कुछ बोलने वाले नहीं है, बुक्स भी पहली बार आप पढ़ रहे हो। जस्ट क्रैक इट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अदरवाइज जब सेकेंड टाइम बुक्स को पढ़ना पुरानी वाली, बड़ा दुख होता है। और इनकम टैक्स में बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, जस्ट यू हैव टू फोकस टू योर स्टडी एंड उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। जस्ट आप पढ़ाई करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट पीपल।